वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने कुछ की थी। और उस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने क्या क्या किया था। हमने NHRC पढ़ा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा, देन उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा। ये सब बॉडीज हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारी कुछ बची हुई बॉडीज हैं उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे CBI से, फिर हम पढ़ेंगे CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त को। हालांकि ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत लो प्रोफाइल हैं। इनमें से मार्क्स आने के, मतलब मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लोकपाल लोकायुक्त हमारा बीच में बहुत फेमस रहा था, तो इसमें इससे बहुत पूछा गया। उसके बाद हम नीति आयोग पढ़ेंगे। तो नीति आयोग जब आया था तो उस टाइम पे इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अब ये पुरानी चीज़ हो गई है, तो इसलिए हम सिर्फ इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम NDMA यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बची हुई हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, और इनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हमारे लिए नहीं रहते हैं ये, ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चन आने के इनसे हमारे चांसेस रहते हैं, तो इन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे हम। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे CBI से, फिर CVC से, और लोकपाल एंड लोकायुक्त से। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनकी कुछ एक बेसिक सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमारा ये CBI आई है तो हमारी जो आज की स्टेज है वो कैसे पहुंची है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री को हम लेके चलेंगे, ऐसे ही थोड़ा सा CVC की हिस्ट्री को और थोड़ा सा लोकपाल की हिस्ट्री को हम लेके चलेंगे। जो एग्जाम्स में जनरली अगर हम देखेंगे तो इसके हिस्ट्री से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकपाल लोकयुक्त में सबसे पहले कहाँ आया, इंडिया में सबसे पहले बात किसने की, इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन इसके बारे में बड़े फेमस हैं कि ये पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से इसका पूछा जाता है CBI का कि इसको पावर कहाँ से मिलती है। इसका बड़ा एक फेवरेट क्वेश्चन, एक बड़ा सिंपल सा है, इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और CVC के बारे में तो जनरली पूछने जाने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन पूछे जाने की संभावना होगी तो यही पूछा जाएगा कि इसको बेसिकली कब बनाया गया था, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो इनमें से इंपॉर्टेंट हमारे निकल के आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे CBI की, या फिर जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम बोलेंगे बेसिकली। तो CBI हमारी कब बनी, कैसे बनी, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में चलते हैं। अगर आपको याद हो, अराउंड 1940s के अराउंड क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अगर आपको 40s के अराउंड याद हो, 1940 के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 हमारा चल रहा था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 जब हमारा चल रहा था तो उस टाइम पे इंडियंस को भी, इंडियन में जो आर्मी में थे उन सब लोगों को भी इसमें क्या किया गया था, भेज दिया गया था वॉर में लड़ने के लिए, बिल्कुल भेजा गया था। और उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने या फिर ब्रिटेन ने, जो इंडिया में थे, इन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला हुआ था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्या करता था, वॉर के लिए या फिर युद्ध के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी हम जरूरी सामान था वो सामान खरीदने का, प्रोक्योरमेंट का काम करता था। क्या करता था, प्रोक्योरमेंट का, सामान खरीदना बेचना, वो सब ये काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अब धीरे धीरे पता चला इनको, कि ब्रिटिशर्स को, कि ये जब इसमें खरीद रहे हैं तो खरीदने में कहीं ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। क्या चल रहा है, करप्शन चल रहा है कहीं ना कहीं इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर में कहीं ना कहीं करप्शन चल रहा है, ये पता लगा ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए कि कहाँ करप्शन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसमें इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाई। क्या बनाया, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। किस लिए, करप्शन चेक करने के लिए। इन्होंने इंक्वायरी करने के लिए इसको बनाया, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को। कौन से ईयर में, 1941 में। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हमारा बनता है 1941 में। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे 1946 में। कब, 1946 में इसी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को फॉर्मलाइज कर दिया जाता है, और इसको नया नाम दे दिया जाता है। इसको हम फिर बोलने लग जाते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। क्या बोलते हैं,
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। हमारी जो आज की सीबीआई है वो करप्शन में जब भी कर रही है, कोई भी काम कर रही है, उसको पावर कहां से मिल रही है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको पावर कहां से मिल रही है, तो उसको पावर इसी एक्ट के द्वारा मिलती है। उसको पावर कहां से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, यहां से उसको पावर मिलती है। ये तो ही कहां से पावर मिल रही है। अब सीबीआई बनी कब? तो सीबीआई कब बनी? तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो करप्शन धीरे धीरे इंडिया में घुसता जा रहा था, और उसी करप्शन को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जब पीएम बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। और उस कमेटी का नाम रखा संतानाम कमेटी। क्या नाम रखा? सांतानाम कमेटी। क्या रखा है नाम? तो ध्यान रखना, इसका नाम सांतानाम कमेटी है। और सांतानाम कमेटी किन्होंने बनाई? लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे पीएम थे, तो उन्होंने कमेटी बनाई सांतानाम कमेटी। तो इन्होंने रिकमेंड किए कि बहुत सारी चीजें करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो 2 रिकमेंडेशन उनमें से आपको ध्यान रखनी है। पहली रिकमेंडेशन की एक ऐसी एजेंसी बनाओ जो इसके लिए इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इन्होंने क्या बनाया? सीबीआई बना दिया। एक तो इन्होंने बनाया सीबीआई, और दूसरी एजेंसी इन्होंने बनाई सीवीसी। क्या बनाई है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 2 एजेंसी कहां से निकली है? सांतानाम कमेटी। सांतानाम कमेटी किस लिए थी? करप्शन के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए थी, कि करप्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस चीज के लिए सांतानाम कमेटी आई थी। इसी की वजह से हमारा एक तो सीबीआई आया और इधर सीबीसी आया। और यहाँ पे इन्होंने बोला सीबीआई बनाना चाहिए, तो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला ठीक है हम तैयार हैं। उन्होंने फटाक से जो है क्या निकाला, एक रिजोल्यूशन, या फिर एक हम कह सकते हैं कि लेटर, वो निकाला, गजट निकाला, और उस रिजोल्यूशन में पार्लियामेंट एक्ट वगैरह कुछ नहीं लेके आए, उस रिजोल्यूशन में बना दिया, और उन्होंने बना दिया सीबीआई। कब बनाया है? 1963 में। 1963 में इन्होंने अपनी सीबीआई की गठित कर दी। और इसी सीबीआई को अगर हम देखेंगे, इसी सीबीआई को पावर कहां से दी? इस सीबीआई को पावर हमने दी 1946 का जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था, वहां से इसको पावर मिलनी शुरू हुई। क्लियर है? ये चीजें एकदम क्लियर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। अब इसमें बनाया किसने था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। लेकिन धीरे धीरे इसको फिर बाद में शिफ्ट कर दिया गया, किसके अंडर? इसको कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें किसके अंडर दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ, जिसको हम डीओपीटी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर इसे कर दिया गया है। किसे? सीबीआई को। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब आपको इससे आगे चलने से पहले मैं थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी जो हमको आज की जो सीबीआई है उसे समझने के लिए जरूरी है। 1991, ठीक है, अराउंड कब? 1991 में जम्मू कश्मीर में कुछ अटैक वगैरह चल रहे थे, टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ पे होते रहे। जम्मू कश्मीर में अटैक वगैरह चल रहे थे, तो वहां पे पुलिस वालों के हाथ कुछ सुराख लगता है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं से हवाला का पैसा आ रहा है, और वो हवाला का पैसा ही क्या हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। हवाला का पैसा, अगर आपको याद हो तो हवाला क्या होता है? अनऑथराइज तरीके से विदेशों से पैसा मंगवाना। ऑथराइज तरीका क्या है? कि आप बैंक में जमा करो और बैंक से ट्रांसफर करो। जब बैंक से आप ट्रांसफर करते हो तो फीस ज्यादा लगती है। हवाला से क्या से होता है कि आप किसी बंदे को दे दो कि मेरा ये पैसा जो है इंडिया में पहुंच जाना चाहिए, और वहां पे हम आपको इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो हवाला के द्वारा पैसा, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं एक तरह से करप्टेड मनी था, ब्लैक मनी था। ये हवाला का पैसा यूज हो रहा है हमारे कहां पे? टेररिस्ट एक्टिविटीज में। कब की बात चल रही? 1991 में। यहां पे जैन ब्रदर्स हैं, ठीक है, जैन ब्रदर्स हैं, उनके पास से एक डायरी मिलती है। क्या मिलती है? एक डायरी मिलती है। और इस डायरी के अंदर अगर आप देखोगे तो इस डायरी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम थे। ये जैन ब्रदर्स हवाला में काम कर रहे थे, ये पैसे को इधर उधर करने का काम कर रहे थे। हवाला में इनका नाम आता है, जैन ब्रदर्स का। इनके पास डायरी मिलती है, कुछ रजिस्टर्स मिलते हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े आदमियों के, जो यहाँ के पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके नाम इसमें पाए जाते हैं।
उसके नाम इसमें पाए जाते हैं और इसके अंदर करोड़ों रुपए में मतलब ट्रांजैक्शंस का डिटेल इसमें दी हुई है कि यहाँ से इस बंदे ने इतने पैसे दिए और यहाँ पे ट्रांजैक्शन करवाया, यहाँ ट्रांजैक्शन करवाया, यानी कि एक डायरी के अंदर सारे सबूत हैं, एक डायरी के अंदर सारे सबूत हैं। इसी को हमने बोला जैन हवाला केस। इस चीज को हमने क्या बोला? जैन हवाला केस। ये डायरी के अंदर सारे सबूत हैं। धीरे धीरे क्या होगा, सीबीआई को एक जांच दे दी जाएगी। किसको देंगे? सीबीआई को। और सीबीआई को जब जांच देंगे तो पता लगा कि धीरे धीरे ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। ये जो इंक्वायरी थी, ये इन्वेस्टिगेशन थी, धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चलेगी। अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस मीडिया वाले हैं जो एक आधे दिन बीच में आके न्यूज में डालते रहे, लेकिन इन्होंने पता नहीं डायरी कहाँ है। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसी की पोस्टिंग यहाँ कर दी, किसी की पोस्टिंग यहाँ कर दी। सीबीआई में जनरली ये कहा जाता है कि आप किसी को भी इन्वेस्टिगेशन में लगाओ, अगर किसी के खिलाफ जाती हुई बात दिखाई देती है तो उसका पोस्टिंग कर देते हैं, उसको उस केस से हटा देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, सबकी पोस्टिंग इधर उधर कर दी। तो अब नया आएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना ये डायरी है ना कुछ है। धीरे धीरे जांच चलेगी ठंडे बस्ते में, लेकिन मीडिया वाले धीरे धीरे उठा रहे थे। तभी एक नाम सामने आता, उसका नाम था विनीत नारायण। क्या नाम था? विनीत नारायण। और ये विनीत नारायण केस होता है, पीआईएल डालता है कि ऐसे ऐसे केस हुआ था, पूरी डायरी मिली थी, सारे सबूत थे, फिर भी इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, करप्शन को रोका क्यों नहीं गया। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे जिनके नाम इसमें थे। तो बिल्कुल है, पावर तो है ही, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे केस को सब सारा दबा दिया। और ये केस दबाया तो एक पीआईएल डाली इन्होंने, किन्होंने? ये विनीत नारायण केस जिसे हम बोलते हैं, विनीत नारायण केस आया। और विनीत नारायण केस में हमें आपको पता लगेगा कि इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बात तो सही है, अगर ऐसे अगर हम करप्शन करने वालों को बचाते रहेंगे तो कैसे देश चलेगा, तो हमारा देश कैसे चलेगा अगर ऐसे करप्शन वालों को बचाते रहेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की। क्या की? कुछ गाइडलाइन इशू की कि ऐसे सीबीआई को किसी न किसी के अंडर करना पड़ेगा, इसको कुछ पावर देनी पड़ेगी। तो वहां पे हम दिखाई देंगे कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की, सरकार को सख्त निर्देश दिए कि ये जो सीबीआई है इसका ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको किसी न किसी के अंडर करो और इसको इसके ऊपर जवाबदेही किसी की बनाओ। तो उसके बाद क्या होता है, 1998 में प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं और इसके ऊपर किसको बैठा देते हैं? सीवीसी को। किसको बैठा देंगे? सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बोलेंगे कि अब ये सुपरवाइज करेगी सीबीआई को इन केसेस ऑफ करप्शन। करप्शन के केसेस में सुपरवाइज कौन करती है? करप्शन के केसेस में सुपरवाइज करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। किसको? सीबीआई को। कितनी चीजें क्लियर है? अब एक केस और था इसमें, क्या था कि जो भी इसमें करप्शन के केस में इन्वॉल्व होता है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे वो किसी नतीजे पे पहुंचने को होता है उसका हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर की बड़ी बीमारी चल रही थी। कौन सी बीमारी चल रही थी? ट्रांसफर्स की। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे ट्रांसफर करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने इसकी जो डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है, किसकी? डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है, डायरेक्टर की पोस्ट को बोला कि डायरेक्टर की पोस्ट मिनिमम 2 साल के टेन्योर के लिए बनाई जाएगी, कि वहां पे 2 साल से पहले उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। तो डायरेक्टर की पोस्ट को इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। यही हमारा केस था। अभी 2013 में अगर आप देखोगे तो कोल स्कैम जो हुआ था, हमारा कोयला की जो खदानों वाला कोल स्कैम जो था बेसिकली, जिसे हम कहते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन एक रिमार्क भी देना पड़ा सीबीआई को। उसने बोला केज्ड पैरेट। क्या बोला? केज्ड पैरेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये केज्ड पैरेट पूछा गया एग्जाम में कि केज्ड पैरेट किस स्कैम में जो है, बेसिकली किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो ध्यान रखना, इसको बोला था कोल स्कैम में, कोल स्कैम में। ठीक है, अपने रनिंग नोट्स आप बनाते रहिए साथ के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इशू की 1997 में, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया 98 में, और उसके बाद 2003 में हम इसी ऑर्डिनेंस के ऊपर एक्ट लेके आए। कौन सा एक्ट लेके आए? सीवीसी एक्ट। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो बनी थी कब? सांथानाम कमेटी ने
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर जो कमेटी थी, इसने रिकमेंड किया था। 1964 में सीवीसी बनी थी। कब बनी थी? 1964 में सीवीसी बनी थी। उसी को अब स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि एक एक्ट लेके आ गए, सीवीसी एक्ट 2003, और इस एक्ट के द्वारा इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। वो अभी भी नहीं बनी है, सीबीआई अभी भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रही है। उसको पावर कहाँ से मिल रही है? उसको पावर यहाँ से मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। और सुपरवाइजर अब कौन कर रहा है? इसको सुपरवाइज करने के लिए सीवीसी आ गया है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं अभी तक, सीबीआई बताया और सीवीसी की हिस्ट्री बताई। अब धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा ये पता लगेगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे सिटीजन चार्टर आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो सिटीजन्स के लिए आवाज़ें उठनी शुरू होती हैं। इसकी आवाज़ अगर हम देखें तो बहुत पुराने टाइम पे लोकपाल और लोकायुक्त की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इनका मैं बता चुका हूँ, इनके बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी तक सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त की हिस्ट्री देखें तो इसके बारे में जब बनाने की बात आती है कि लोकपाल लोकायुक्त कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत देखी जाती है स्वीडन से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि फर्स्ट लोकपाल का जो फॉर्म है वो कहाँ देखा गया, तो वो देखा गया स्वीडन में। वहां उसे क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन। क्या बोलते हैं? ओम्बड्समैन। ये कब? 1809 में। इसके बाद वहीं पे नॉर्वे की जो कंट्रीज हैं वहां पे फैला, और धीरे धीरे फिर ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बाकी कंट्रीज में ही फैलता गया। अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो इसकी आंच इंडिया पे भी आएगी, और 1960s तक आते आते हम देखेंगे तो 1960s तक आते आते इंडिया में भी आवाज उठने लगी कि हमें भी अपना एक ओम्बड्समैन चाहिए। ये क्या करता ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन भी करप्शन को ही रोकने का काम करता है। कोई भी करप्शन करे, चाहे कोर्ट करे, चाहे पीएम करे, चाहे सीएम करे, कोई भी करप्शन करे, आप इसके पास शिकायत लेके जाओ तो ये इसकी सुनवाई करता है। इसके अंडर सारे आते हैं, तो इसको एक हाईएस्ट उस पर बनाया जाता है ताकि ये सबकी सुनवाई कर सके, करप्शन को रोक सके, सिटीजन्स को न्याय दिला सके, तो उसके लिए बनाया गया। तो यहाँ पे ओम्बड्समैन की शुरुआत स्वीडन से होती है, और इंडिया तक इसकी आंच कब आती है? 60s तक आती है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम 1960s में, ठीक है, काफी बाद में 60s में अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम एक लॉ मिनिस्टर प्रपोजल रखता है पार्लियामेंट में, फर्स्ट टाइम, कि हमारे यहाँ इंडिया में भी एक इस तरह का ओम्बड्समैन होना चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसी ओम्बड्समैन को एलएम सिंघवी, डॉक्टर एलएम सिंघवी क्या बोलते हैं? इसको अपने इंडिया में एक नया नाम दे देते हैं कि इसे हम इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से बुलाएंगे। तो किसने नाम दिए? डॉक्टर एलएम सिंघवी ने नाम दिए ओम्बड्समैन को इंडिया में, क्या? लोकपाल और लोकायुक्त। इंडिया में फिर एक कमेटी आई थी, अगर आपको याद हो तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बोलते हैं। ये इंडिया में आज तक दो बार आई है, एक 1960 के आसपास 1966 में आपको दिखाई देगी, और दूसरी 2005 के आसपास आपको दिखाई देगी। तो दो ही बार आई है। इसको फर्स्ट टाइम अगर हम कहें तो किसने रिकमेंड किया था? तो फर्स्ट एआरसी यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1966 में इसने बोला था कि इंडिया में दोनों लेवल पे अलग अलग ये होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए करप्शन के लिए, और स्टेट लेवल पे भी, यानी लोकपाल और लोकायुक्त के लिए इसने सबसे पहली बार किसने बात की? एआरसी ने, फर्स्ट एआरसी यानी कि 1966 में। और इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर 1968 में एक लोकपाल बिल आता है, और लोकपाल बिल जब आएगा तो लोकसभा में पास हो गया, लेकिन उसके बाद पास होने के बाद सरकार गिरेगी, सरकार गिरने के बाद क्या हो जाएगा? ये लैप्स हो जाएगा, और लैप्स हो गया फिर से उसको दोबारा से लाया जाएगा। फिर ऐसे ही कई बार इसको लाने की कोशिश की गई, और कई बार ये ऐसे ही सरकार लैप्स होने की वजह से या कभी किसी वजह से ऐसे ही जाता रहा। 2011 तक लगभग 8 बार अटेम्प्ट किया गया कि इसको बिल बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ही हो रहा था, 2011 तक 8 बार करीबन इसको ट्राई किया गया कि हम इसको जो है बिल बना दें और लोकपाल और लोकायुक्त का यहाँ पे कर दें, लेकिन तब तक भी नहीं हो रहा। तो किसी न किसी को गुस्सा आना ही था, तो गुस्सा आया, क्या हुआ? फिर यहाँ पे हमने एक मूवमेंट शुरू किया जिसको बुलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इस मूवमेंट का तो सभी को पता ही होगा,
अन्ना हजारे जी जिसे लीड कर रहे थे। तो अन्ना हजारे ने एक करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके एक मूवमेंट लीड किया, और इसी के बेसिस पे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसको दबाव में आके ये बिल पास करना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल 2013। तो 2013 में 2013 में हमारा लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास होता है, जिसको प्रेसिडेंट ने साइन, जिसको एसेंट दे दिया था 1 जनवरी 2014 को, और हम इसको फोर्स में कब से लेके आते हैं, 16 जनवरी 2014 से हमारा लोकायुक्त एंड लोकायुक्त बिल, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल फोर्स में आता है। इतनी हिस्ट्री इसकी आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं और इसकी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सीबीआई और सीबीसी को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लोकपाल लोकायुक्त के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सीबीआई क्या करती है बेसिकली, किस चीज के लिए बनी है? तो सबसे पहले ये करप्शन से रिलेटेड क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के क्राइम को करती है, सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं उन्हें डील करती है, ठीक है। टेररिज्म को नहीं करती है, उसके अलावा जितने भी सीरियस हैं क्राइम उन सबको डील करती है। तो ध्यान रखना, टेररिज्म के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, टेररिज्म के लिए हमने बनाया हुआ है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके अलावा जितने भी काम है, जितने भी बड़े बड़े गुनाह या अपराध हो रहे हैं उन सबको सीबीआई डील करती है। टेररिज्म के लिए हमने बनाई है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इनके बारे में फर्क होना चाहिए। सीबीआई के पास इन सब के लिए, ये जितने भी अलग अलग चीजों के लिए जब ये इन्वेस्टिगेट करती है तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिवीजन है। क्या क्या है? टोटल 7 डिवीजन आज के टाइम पे। एक तो एंटी करप्शन डिवीजन मिलेगी जो एंटी करप्शन रिलेटेड चीजें देखती हैं। इसके ऊपर सुपरवाइजरी पावर किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए सीबीसी की है। और अभी 2013 के बाद इसके ऊपर सुपरवाइजरी पावर हम कहेंगे कि एक तरह से लोकपाल और लोकायुक्त की भी है, तो दोनों की है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करेगी। स्पेशल क्राइम डिवीजन है, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिवीजन है, और उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये भी इसके अंडर आती है। तो बेसिकली हम देखें तो टोटल 7 डिवीजन है सीबीआई के अंदर जो काम करती हैं इन सब इन्वेस्टिगेशंस के लिए। होता क्या था कि सीबीआई के डायरेक्टर को पहले कौन चुनता था? एक सीवीसी से कोई आ जाएगा, ठीक है, देन कोई सेक्रेटरी लेवल का आ जाएगा, ठीक है। 2-3 ये मतलब हम कहेंगे कि सेक्रेटरी लेवल तक ही इसको निपटा देते थे, और डायरेक्टर चुनते थे किसका? सीबीआई का। लेकिन बोला नहीं, इसको बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी एक होगी, वही चुन सकती है, तभी ये ढंग से काम करेगा। तो जब कब आया? लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में। उसके बाद 2014 से सीबीआई के डायरेक्टर को चुने जाने की जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज किया गया। क्या बोला गया कि इसको सीबीआई का जो डायरेक्टर है इसको किसके द्वारा चुना जाएगा? इसको चुना जाएगा एक कमेटी के द्वारा, जो बेसिकली जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे मेंबर कौन होंगे? एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और उसके अलावा तीसरा मेंबर जो होगा वो होगा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज। पहले जहां पे सेक्रेटरी लेवल के लोग चुनते थे, सीवीसी के डायरेक्टर चुनते थे, बस यही चुनते थे। अब अचानक देखो कहां पे PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन रहे हैं, तो पावर में तो फर्क आना ही है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अब इनको ये चुनते हैं। अब ये किस में से चुनेंगे? ये सेलेक्ट कैसे करेंगे कि किसको चुनना है? क्या पूरे इंडिया की लिस्ट इनके पास होती? नहीं, इनके लिए पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। वो सिलेक्शन कमेटी कुछ एक नाम सेलेक्ट करके इनको देती है कि ये नाम है, इनमें से आप सेलेक्ट कर लो। तो जो सिलेक्शन कमेटी है जिसे हम बोलेंगे सर्च कमेटी, तो सर्च कमेटी अगर आप देखोगे तो यहाँ दिखाई देगी। इसमें होता क्या है? सबसे पहले होम मिनिस्ट्री एक पूरी लिस्ट तैयार करेगी। होम मिनिस्ट्री पूरी एक लिस्ट तैयार करेगी जो जो एलिजिबल है सीबीआई का डायरेक्टर बनने के लिए, और वो किसको देगी? वो देगी DOPT को, किसको? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को देगी। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एक फाइनल लिस्ट तैयार करेगी उसी लिस्ट में से। कैसे? वो डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, जो सीनियर है, इंटीग्रिटी, और उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से। इन 3 क्वालिफिकेशंस को देखते हुए एक फाइनल लिस्ट तैयार करेगी, और ये फाइनल लिस्ट किसको भेजेगी? ये फाइनल लिस्ट दे देगी इस कमेटी को, और फिर उस लिस्ट में से किसी को चुनते हैं
आपस में मिलके, और उसको बनाते हैं सीबीआई का डायरेक्टर। और सीबीआई का डायरेक्टर जो है कितना टेन्योर कर दिया उसका, मिनिमम बोला 2 साल से पहले आप उसे नहीं हटा सकते, 2 साल से पहले नहीं हटा सकते। कब बताया, सीबीसी एक्ट 2003। क्यों करना पड़ा ऐसा, तो मैंने आपको विनीत नारायण केस बताया था ऑलरेडी कि इनके अंदर बड़ी जल्दी ट्रांसफर करने का वो चलता है कि जो भी डायरेक्टर लग रहा है अच्छा नहीं उसको ट्रांसफर कर दो, है ना। तो मिनिमम इसको टेन्योर दिया गया कितना, 2 साल का। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जब हम बात करेंगे तो हमें इसमें कितने मेंबर होते हैं टोटल, वहाँ तो सीबीआई है तो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए हम सिर्फ डायरेक्टर के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हमें इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन सीवीसी की अगर हम बात करें तो सीवीसी में क्या होता है, एक सीवीसी होगा और इसके साथ साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इसमें एक डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर के साथ एक स्पेशल डायरेक्टर भी हम इसमें लगाते हैं। स्पेशल डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर जिसे हम बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली यही 2 होते हैं रोल में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक तो सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, उसके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करेगा, तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे, अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका क्या मतलब होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको कैग पढ़ाया था कि अंडर हिज हैंड एंड सील का जब लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। यहाँ पे भी 3 मेंबर कमेटी है जो रिकमेंड करेगी कि कौन सीवीसी होगा और कौन 2 अलग से विजिलेंस कमिश्नर होंगे। क्या है इन तीनों में, पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यही मेंबर होंगे, ये रिकमेंड करेंगे और इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसका टेन्योर 65 ईयर्स या फिर 4 साल का होता है, 65 या 4 साल का होगा। और ये एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिमूव कैसे किया जा सकता है सीवीसी को या अदर मेंबर्स को, इनको रिमूवर का सेम तरीका है जो एनएचआरसी का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आपको अगर नहीं याद है तो मैं यही करूँगा कि एक बार फिर से आपको लेक्चर देख के आइए तो आपको पता लगेगा एनएचआरसी के मेंबर्स को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होगी। अब यही था हमारा इसके बारे में। एक सीबीआई के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और पता होना चाहिए, और आजकल ये बड़ा चलती है क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के केस में कईयों को इंटरपोल से नोटिस इशू हुआ। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल होता है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरपोल। ये क्या करती है, बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देश की जितने भी हम कहें अलग अलग देशों की, अगर हम देखें अराउंड 194 इसमें कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में मिलकर क्या किया हुआ है कि हमारी जो एजेंसी की कार्रवाई है कैसे करते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। तो सारी आपस में एजेंसीज जितनी भी हैं बढ़िया बढ़िया, ये 194 कंट्रीज की, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। क्या शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, ताकि हमारे इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। उसके लिए क्या करती हैं, हर मेंबर कंट्री को अपने वहां पे एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाना पड़ेगा। ये क्या बनाना पड़ेगा, इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाना पड़ेगा हर कंट्री को। और इंडिया में ये कौन है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया जो इंटरपोल का है वो है सीबीआई। तो सीबीआई इज इंटरपोल ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर इंटरपोल कोई है तो कौन है, सीबीआई है। तो इंटरपोल से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी या सेंड करनी होती है कौन कर सकता है, सीबीआई कर सकती है। इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन, फ्रांस में, ठीक है। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये क्या करती है इंटरपोल, ये अलग अलग तरीके के नोटिस इश्यू करती है। तो ये नोटिस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग कलर के हिसाब से नोटिस इशू करती है। जैसे ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू करेगी, जिसे हम रेड नोटिस बोलेंगे। ये किसके लिए, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। ये वो लोग हैं जो वांटेड होते हैं। वांटेड पर्सन जितने भी होंगे, किसी भी देश में कोई वांटेड है तो उसके लिए इशू किया जाता है रेड नोटिस। कि रेड नोटिस का आते सब समझ जाएंगे कि ये किसी वांटेड पर्सन के लिए। ग्रीन नोटिस किसके लिए करेंगे, ग्रीन नोटिस किया जाता है वार्निंग के लिए या इंटेलिजेंस के लिए, वार्निंग देनी हो या इंटेलिजेंस के लिए। येलो नोटिस होता है
हमेशा मिसिंग पर्सन्स के लिए, कि मिसिंग पर्सन के लिए जब नोटिस इशू करना हो तो येलो नोटिस करेंगे। ऑरेंज करेंगे हम थ्रेट के लिए, कि कोई थ्रेट, कोई भी मुसीबत जो आने वाली है उसके लिए। जैसे किसी भी एरिया के आसपास अगर कुछ थ्रेट देखी जाए तो इंटरपोल अचानक किसी को पता लग जाए तो इंटरपोल के थ्रू मैसेज भेजेगा कि तुम्हारे यहाँ पे एक ऐसा ऐसा कुछ देखा गया है, तो अपना देख लो। तो इस तरह का जब थ्रेट होगा तो वो ऑरेंज नोटिस आएगा, तो ऑरेंज नोटिस देखते ही सब अलर्ट हो जाएंगे, अच्छा कोई थ्रेट आने वाली है। ब्लू नोटिस होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो उसके लिए। और पर्पल नोटिस होता है मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी यानी उनका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है वो बताने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडी जब मिलती है तब ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है। और उसके बाद इंटरपोल कम सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है, और ये बेसिकली ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू यूएनएससी सैंक्शंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शन होते हैं तो उसके लिए नोटिस इशू किया जाता है। तो ये बेसिकली ये 2-4 आपको मेन इसमें पता होने चाहिए, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस और उसके बाद ब्लैक नोटिस। तो ये मेन आपको इसमें से आपको पता होना चाहिए, और ये नोटिस के बारे में एक्सपेक्टेड है कि कभी भी पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम लोकपाल को, तो सीबीआई पढ़ा हमने, सीबीसी पढ़ा, अब लोकपाल को देख लेते हैं। तो लोकपाल या फिर लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकपाल सेंटर में होगा, लोकायुक्त स्टेट में होगा। कंपोजिशन अगर हम देखें इसका तो कौन कौन होता है, तो मल्टी मेंबर्ड बॉडी होता है, चेयरपर्सन विद मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, चेयरपर्सन होगा, उसके साथ मैक्सिमम 8 मेंबर और हो सकते हैं, जिनमें से जितने भी मेंबर होंगे 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखें जितने भी टोटल मेंबर हैं उसके 50% मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन से होने चाहिए, 50% मेंबर यहाँ से होने चाहिए, SC, ST, OBC या फिर वुमेन होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जुडिशियल मेंबर है तो वो क्या होगा, कौन होगा, तो जुडिशियल मेंबर वो कौन होगा, करंट या फिर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो करंट जो जजेस हैं या फिर रिटायर्ड जजेस हैं, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये बन सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बन सकते हैं। नॉन जुडिशियल मेंबर जो बाकी बच गए 50%, ये क्या होंगे, तो एमिनेंट पर्सन विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेशल नॉलेज ऑफ इन फील्ड में से, कि इन फील्ड के अंदर इसको 25 साल का कम से कम नॉलेज हो। कौन कौन सा, एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन विजिलेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, इन फील्ड्स में इसको 25 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, तो बाकी के जो 50% मेंबर हो वो यहाँ से आ सकते हैं। टोटल जितने मेंबर हैं उनमें से ध्यान रखना है कि 50% मेंबर कहाँ से होने चाहिए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन से होने चाहिए, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकपाल है तो, और गवर्नर करेगा लोकायुक्त को। कैसे करेगा, तो इसके लिए भी वही बनेगी, एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी बनेगी। पहले सर्च कमेटी असिस्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है। और यहाँ पे सर्च कमेटी के भी 50% मेंबर SC, ST, OBC या फिर वुमेन से होने चाहिए, माइनॉरिटी और वुमेन से होने चाहिए, ठीक है। ये असिस्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी को। और सिलेक्शन कमेटी का कौन कौन होगा, तो सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, PM, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे कोई भी नॉमिनी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, और कोई भी एक एमिनेंट जूरिस्ट। ये एमिनेंट जूरिस्ट को कौन नॉमिनेट करेगा, तो एमिनेंट जूरिस्ट को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, किसी को भी ये बना सकता है। तो ये इसके हम कहेंगे कि इसके सिलेक्शन कमेटी में है, इसके सिलेक्शन कमेटी में है। और उसके बाद बेसिकली ये सिलेक्शन कमेटी किसको चुनेगी, ये हमारे चेयरपर्सन और इनके मेंबर्स को चुनेगी, क्लियर है। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। अब टेन्योर कितना होगा, तो टेन्योर हमने देखा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का 65 ऑलरेडी होता है, तो उतना करेंगे तो उसका तो कोई यूज नहीं है, तो 65 के ऊपर ही होना चाहिए, तो 70 ईयर्स टर्म इसका, 70 ईयर्स या फिर 5 साल, तो जो भी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, 5 साल या फिर 70 ईयर्स। सैलरी अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की जो भी सैलरी अलाउंस होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इक्विवेलेंट होती है, और मेंबर्स का जो सैलरी और अलाउंस होता है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होता है,
ठीक है। इनमें से किसी को रिजाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और किसी को नहीं, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। और उसके अलावा लोकपाल के पास पावर होगी, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई फॉर केसेस रेफर्ड टू देम बाय लोकपाल। लोकपाल इनको किसी को भी केस रेफर कर सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर ये कंट्रोल करेगा। जो भी इसने केस रेफर किया है उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल लोकपाल ही रखेगा, और वही देखता रहेगा कि ये ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक बार लोकपाल ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया, और जिस ऑफिसर को वो ट्रांसफर किया गया है केस, जब तक कि वो केस खत्म नहीं हो जाता तब तक उस ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बिना लोकपाल की परमिशन के। क्योंकि सीबीआई में क्या चलता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफर चलते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे बोल दिया कि हमने जो एक बार केस दे दिया, आप उसके बाद उस ऑफिसर को नहीं ट्रांसफर कर सकते जब तक कि हम ना कह दें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको सीबीआई और सीबीसी के बीच में भी एक रिलेशन बता देता हूं। सीबीआई को केस कैसे मिलते हैं, सीबीआई को केस कैसे मिलते हैं? तो सीबीआई के पास क्या आपको कोई करप्शन वाला पता, आप जाके सीबीआई में रिपोर्ट लिखवा सकते हो? नहीं। सीबीआई पुलिस वालों की तरह नहीं है कि आप गए और वहां पे पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, नहीं। सीबीआई अपने मतलब ऐसे नहीं काम करती है कि वो कोई पहुंच गया और उससे रिपोर्ट ले ली। सीबीआई रिपोर्ट नहीं लेती है, सीबीआई डायरेक्शंस पे काम करती है। कैसे डायरेक्शंस पे? या तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी कि तुम्हें ये केस देखना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, या फिर क्या तरीका है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। और क्या तरीका है, और क्या तरीका है कि जब भी किसी को कोई दिक्कत है वो शिकायत लिखवाने जाए तो कहां जाए, सीबीआई के पास जा नहीं सकते तो वो शिकायत लिखवा सकता है सीबीसी के पास। यहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि इसके पास कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है सीबीसी के पास। तो सीबीसी जब भी कोई कंप्लेंट आएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को बोल देगी कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, रिपोर्ट दे देना। क्लियर है? ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है लेकिन ये कंप्लेंट नहीं ले सकती, और यहां पे ये कंप्लेंट ले सकती है लेकिन इसके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें दोनों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखे हुए हैं। अब एक नीति आयोग, ठीक है, हालांकि बहुत पुराना टॉपिक हो गया, इससे चांसेस आने के कम होते हैं, तो हम सिर्फ मेन बातें वो देख लेते हैं। तो नीति आयोग कब बना था? सबसे पहली बात तो ये कब बना था? 1 जनवरी 2015। क्या पूरा नाम है? फुल फॉर्म इसकी बहुत बार पूछी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसने किसको रिप्लेस किया है वो भी पूछा गया है, इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें पूछा गया है। उसके अलावा इसमें कोई स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया नीति आयोग। कौन होता है? सबसे ऊपर चेयरपर्सन होता है, उसके बाद उसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है, एक रीजनल काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? तो गवर्निंग काउंसिल में आप देखेंगे तो सीएम होंगे सभी स्टेट के, प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, और उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी फिलहाल जेएंडके भी आ गया है, तो दिल्ली, पुडुचेरी, जेएंडके के भी जो सीएम आएंगे वो भी इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे सभी यूटीज के, उसके अलावा जितनी भी यूटी बच गई उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके पार्ट होंगे गवर्निंग। रीजनल काउंसिल बेसिकली किसी स्पेसिफिक, अगर हम देखें कि इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो इस एरिया की हम एक रीजनल काउंसिल बना देंगे, तो उसकी स्पेसिफिक चीजों को ध्यान रखते हुए, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को ध्यान रखते हुए हम रीजनल काउंसिल बनाते हैं। और ये रीजनल काउंसिल किसके द्वारा? पीएम के द्वारा कन्वीन की जाती है, पीएम के द्वारा प्रायोजित की जाती है, और उसके अंदर सारे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उस एरिया के सारे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उसके अलावा कुछ इसमें स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं, क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ पता है, कुछ एक्सपर्ट भी चाहिए हमें, टेक्निकल एक्सपर्ट भी चाहिए। तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी यहाँ पे आते हैं, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट भी आते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, कि आप यहाँ पे रहोगे एज ए स्पेशल इन्वाइटी। ये अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह से आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली
फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, इसकी जो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है उसमें कौन कौन होता है, एक वाइस चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है पीएम के द्वारा, और जो भी वाइस चेयरमैन होता है उसको रैंक दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर का, कि कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट उसे हम मानते हैं। मेंबर दो तरह के, एक फुल टाइम मेंबर होंगे जिनको हम देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक, और उसके अलावा कुछ होते हैं पार्ट टाइम मेंबर, और पार्ट टाइम मेंबर टोटल 2 होते हैं, और रोटेशन बेसिस पे अगर हम कहें कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से वो आते रहते हैं एज ए स्पेशल गेस्ट, वो हम कह सकते हैं कि एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट वो आते रहते हैं लीडिंग इंस्टीट्यूशन से या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, ताकि उनके भी विचार हमें मिल सके। पार्ट टाइम मेंबर हो गए। उसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि कोई किसी पोस्ट पे है, इस वजह से अपने आप इसके मेंबर बन जाते हैं। कैसे? एक तो 4 तो आएंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आ रहे हैं, कौन नॉमिनेट करेगा? वो पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्स ऑफिशियो। उसके अलावा एक इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर, और इसका टेन्योर भी फिक्स रहता है हमेशा। बस इतनी सी बात है इसके बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन आता है कि किस अप्रोच पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ये बड़ा पूछा गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये काम करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सबको साथ लेके चलना है, सभी यूनियन प्लस स्टेट साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। प्लस बॉटम्स अप अप्रोच पे काम करती है। बॉटम्स अप अप्रोच मतलब कि विचार जो है नीचे से ऊपर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो बताएं वो नीचे इंप्लीमेंट होना चाहिए, नहीं, पहले नीचे वालों से पूछो कि क्या चाहिए, तो विचार जो है नीचे से ऊपर आएंगे, उसके बाद हम उसको देखते हुए डिसीजन लेंगे। तो इसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच, कि नीचे से डिसीजन हो रहा है ऐसे, और ऊपर आके उनको बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करवाना। इसे हम बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। ये किया है। और नीति आयोग के 2 हब हैं बेसिकली, टीम इंडिया हब और नॉलेज हब। टीम इंडिया हब में अगर हम देखें तो टीम इंडिया हब में क्या होता है, स्टेट और सेंटर आपस में एक साथ मिलकर बैठ के मीटिंग करते हैं, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरफेस की तरह काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। इसको हमने बोला टीम इंडिया हब, जहाँ पे पूरी इंडिया की टीम है, यानी कि ऊपर पीएम नीचे सारे सीएम, तो उसको हमने बोल दिया टीम इंडिया हब। और एक होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसको बोलते हैं इसका थिंक टैंक। क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। कि ये सोचने का काम करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे होगा, वो सारा कौन लेता है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यहीं के लिए तो हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, है ना, तो ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब हो जाएगा। अभी जो नीति आयोग है 3 तरह के डॉक्यूमेंट निकालती है। कौन कौन से? एक तो 3 ईयर का एक्शन एजेंडा, ध्यान रखना, एक्शन एजेंडा 3 साल का है। 7 साल के लिए क्या निकालेगी? मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर, और 15 साल के लिए निकालती है विजन डॉक्यूमेंट। हालांकि इसके बारे में लेने को बहुत बड़ा एक लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन अभी उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं कि इसके ऊपर लिया कि प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट क्यों देने पड़ते हैं, 5 साल के लिए क्यों नहीं देती, 3 साल के लिए क्यों निकालते हैं, तो वो अभी हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। हम सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक इसे करेंगे, क्योंकि अभी लो प्रोफाइल हम कह सकते हैं ये हो गया है। 2 एजेंसी और हमारी बस्ती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, एक तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरी आती है हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई गई थी एनआईए एक्ट 2008 के द्वारा, ये क्या करती है? थोड़ी देर पहले बताया था, टेररिज्म के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो देखे जाते हैं एनआईए के द्वारा। और इसको बनाया कब गया था? तो आपको अगर याद हो 26/11 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद 2008 में जो हमने बनाया इसको एनआईए को। ठीक है, तो ये टेररिज्म रिलेटेड सारी चीजें देखती हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करेगी, और ये क्या करती है? टेरर केसेस जितने भी हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री उनको देखती है। सीबीआई को जब भी स्टेट में जाना होता है, ध्यान रखना, जब सीबीआई को किसी भी केस से रिलेटेड स्टेट में जाना होता है तो स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके यहाँ इंक्वायरी करने आ रहे हैं, आ जाएं या नहीं आ जाएं। सिर्फ एक केस में सीबीआई को नहीं लेनी पड़ती, जब सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट से उसे ऑर्डर मिलता है कि तुम इसे इंक्वायरी करनी है, तो उस केस में वो बिना स्टेट से पूछे स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज स्टेट को हर बार परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी स्टेट से वहां इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन एनआईए को किसी भी स्टेट में इंक्वायरी करने के लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, विदाउट हैविंग टू गेट परमिशन फ्रॉम स्टेट।
ठीक है, इतनी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसका जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल होता है, जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ये एज ए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ की तरह काम करती है, ठीक है, काउंटर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ठीक है, काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करती है हमारी एनआईए। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और एनआईए बेसिकली अभी नया जो इसमें अमेंडमेंट बिल आया था, इसमें इसको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 2019 में हम एनआईए अमेंडमेंट बिल एक आया है, इसमें बोला कि नहीं सिर्फ टेररिज्म नहीं, कुछ एक केसेस और हैं जो आपको देखने हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी, जो नकली करेंसीज वगैरह के लिए, ठीक है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, जो नकली बेसिकली जो आर्म्स वगैरह, आर्म्स एंड एम्युनिशन बिना परमिशन के बना रहे हैं उनके ऊपर। साइबर टेररिज्म, आजकल साइबर टेररिज्म बड़ा चल रहा है, तो उसको भी एनआईए को दे दिया है। और ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, तो इसके अंडर जितने भी काम आएंगे वो सारे, तो ये हमने एक्स्ट्रा काम और दे दिए हैं एनआई को कि आपको ये सारे भी डील करने हैं, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें इतना ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीएम में। एनडीएम में यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब आया है? तो एनडीएम एक्ट बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005, और इसके हिसाब से हमने क्या बनाया, यूनियन में बनाया एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट में हमने बनाया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसी के हिसाब से हमने डिस्ट्रिक्ट में बना दिया डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करता है, ये पूरे देश के लिए प्लान बनाता है। एनडीएमए कहीं पे भी डिजास्टर आएगा तो उसके लिए प्लान बनाता है कि इसको कैसे ठीक करना है, आगे आने वाले रिस्क को कैसे कम करना है, ताकि आगे जो है कोई ऐसा आए ही नहीं। अगर बाई चांस फिर भी अगर वो इनएविटेबल हो कि उसको रोका नहीं जा सकता है, तो उसको कैसे काउंटर करना है, वो सारे प्लान कौन बनाएगा? एनडीएमए बनाएगा पूरे देश के लिए। और जो स्टेट जो भी प्लान बनाएगा उसको अप्रूव भी करेगा कौन? एनडीएमए। नीचे वालों को अप्रूव भी करना है और ऊपर पूरे देश के लिए भी बनाना है। और उसके बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी होगी कि जो एनडीएमए ने यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से ही इसको भी प्लान बनाना होता है अपने स्टेट के लिए, उसी के हिसाब से अपने स्टेट के लिए प्लान बनाना होता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का क्या काम होगा, ये इसके हिसाब से यानी कि एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से इसको अपना प्लान बनाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्लियर है? ये सारी चीजें इस हिसाब से जुड़ी हुई हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेंबर होते हैं, ठीक है। इनके काम भी मैंने जो ऑलमोस्ट थे वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो एनडीएमए में या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है इसका। और जो अदर पर्सन होते हैं ना, अदर 9 मेंबर्स जो हो गए, वो नॉमिनेट किए जाते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि इसमें कौन कौन मेंबर होगा, ठीक है। इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? जितने भी मेंबर हैं वो आपस में एक को चुन लेते हैं कि हमारे में से एक ये है, वो हमारा हो जाएगा वाइस चेयरपर्सन। तो इसका जो चेयरपर्सन होगा बेसिकली वाइस चेयरपर्सन होगा, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है, और बाकी जो मेंबर बच गए उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का रैंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये रैंकिंग के हिसाब से इसको पता होना चाहिए। एसडीएम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे भी चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 9 मेंबर्स। कौन हो जाएगा चेयरपर्सन? खुद सीएम। और बाकी मेंबर को कौन करेगा? तो बाकी मेंबर को आपको पता होगा, बाकी मेंबर कौन करेगा? सीएम खुद डिसाइड करेगा कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा चेंज आएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 7 मेंबर्स, चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 7 मेंबर्स, जिसमें से जो खुद चेयरपर्सन होगा कौन होगा? जो उस जिले का, जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी, डिप्टी कमिश्नर या फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली डीसी या डीएम जो होगा वो उसका खुद चेयरपर्सन बन जाएगा। और चेयरपर्सन बनने के बाद जो भी बेसिकली वहाँ का जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है, लोकल अथॉरिटी जो भी है, उसका जो भी इलेक्टेड हेड होगा, जैसे जिला परिषद है या कुछ भी है, तो वहाँ का जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो इसका वाइस चेयरपर्सन या फिर को चेयरपर्सन बन जाएगा, वो इसका को चेयरपर्सन बन जाएगा। तो चेयरपर्सन को चेयरपर्सन दोनों हो गए। और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाएगा एक डीडीएम में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हर डिस्ट्रिक्ट में, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके अलावा वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी इसका मेंबर रहेगा।
प्लस चीफ मेडिकल ऑफिसर वो भी इसका मेंबर रहेगा, प्लस 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो सारे इसके मेंबर रहेंगे। क्लियर है। अब कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे कहीं पे ट्राइबल एरिया, 6th शेड्यूल को अगर हम देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज है, वहां पे लोकल बॉडीज नहीं है, उनकी जगह पे क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो यहाँ पे आप किसको बनाओगे, को चेयरपर्सन। तो को चेयरपर्सन जो भी इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरपर्सन होगा उसको आपको को चेयरपर्सन बना देगा लोकल बॉडी की जगह पे, ठीक है, और बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये हमारा एनडीएमए के बारे में इतना था, तो इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन मैं लाया नहीं, एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था लोकपाल और लोकायुक्त को, बेसिकली इंडिया में किसने रिकमेंड किया था इसके एस्टेब्लिशमेंट को। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल सही बताया। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1966 में बताया था कि हमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे हमें लोकपाल और लोकायुक्त अपॉइंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो इतना। सबसे पहली कंट्री कौन सी थी, तो आपको 1809 में अगर आपको याद आ रहा हो तो सबसे पहले कौन सी थी, स्वीडन थी, और स्वीडन ने किस नाम से, ऑम्बर्ट्समैन नाम से, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में। और इसी के साथ हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी खत्म होती हैं, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आई होंगी कि कोई काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और किसका कहाँ पे सुपरविजन है, कोई कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप इनको सिंगल एक टेबल भी बना सकते हो, और सिंगल टेबल में इन सबको लिख सकते हो एक बड़े से A4 साइज के पेपर में, या फिर उससे बड़े पेपर लेके आप एक पेज में सारी चीज़ें लिख सकते हो। इनको सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी एक पेज में आ सकती हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको एक पेज में आ सकती हैं। तो हम भी ट्राई करेंगे आपको एक पेज में वो बना के देने की, तो आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।